अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द चैनल व्यूअर्स। आप देख रहे हैं नॉलेज ट्यूब। आज मैं हाजिर हूं अपनी एक नई वीडियो के साथ। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको टाइम पर मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम। फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी में क्या फ़र्क होता है? और किसी भी कंट्री के अंदर जो उसकी जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है या उस कंट्री के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो उसकी फॉरेन पॉलिसी को और उसकी डिप्लोमेसी को किस तरह इम्पैक्ट करते हैं, ठीक है। और अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अपने नेशनल रिसोर्सेज को किस तरह यूटिलाइज करके एक अग्रेसिव जो है वो फॉरेन पॉलिसी मेंटेन कर सकता है। और पाकिस्तान अगर अपने रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से एक्सप्लॉयट करे तो वो किस तरह जो है अपनी एक बैलेंसिंग फॉरेन पॉलिसी बना सकता है। तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, जस्ट फॉलो द लिंक, फॉलो द वीडियो एंड यू विल गेट अंडरस्टैंड। और हाँ यार, जो बंदा भी मुझसे कोई चीज पूछे तो प्लीज एक रिक्वेस्ट आप लोगों से कि एक दफा मेरे पूरे पेज को तो स्क्रॉल कर लिया करो। मैंने अपने पेज के ऊपर जितनी बुक्स हैं कंपल्सरी की, ऑप्शनल की, वो सारी अपलोड की हैं, मतलब रिकमेंडेशन दी हैं और मल्टीपल चीजें मैंने उसके ऊपर लगाई हुई हैं। अगर मुझसे फिर दोबारा वही चीज पूछेंगे तो फिर तो जारी बात है, मैं आई वुडंट बी एबल टू रिप्लाई। तो जो भी बात पूछनी है तो पहले जो है वो पेज को देख लिया करें, उसके बाद देन प्लीज आस्क द क्वेश्चन, देन आई विल डेफिनेटली आंसर यू। थैंक यू जी। अब थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं अमेरिकन हिस्ट्री के बारे में। तो अगर हम कॉन्टिनेंट्स की बात करें तो आपको पता है कि देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड, जो मैंने आपको पहले भी मैप की वीडियोस में जो है वो बता दिया था, ठीक है, कि अफ्रीका वगैरह और ये सारा कुछ। खैर हमारा इस पार्ट से तो कंसर्न नहीं है। हम देखते हैं कि अटलांटिक के उस पार जो 2 बड़े कॉन्टिनेंट्स हैं, एक है ऊपर जो हो जाएगा, जहरी बात है, उसी बात को मान में रखना आपने, नॉर्थ साउथ। ऊपर जो हो जाएगा दिस पार्ट इज नोन एज नॉर्थ अमेरिका, एंड जो नीचे हो जाएगा दिस पार्ट इज नोन एज साउथ अमेरिका, ठीक है जी। तो यहाँ पे इस पार्ट में 3 जो है मेजर कंट्रीज हैं, बाकी बहुत सारी कंट्रीज हैं, जिसमें ऊपर जो आ जाता है हमारा कनाडा, नीचे आ जाता है हमारा यूएस और नीचे आ जाता है हमारा मैक्सिको। अब यूएस की जियोग्राफी को समझने के लिए आप यूएस की लोकेशन को समझें। ये यूएस है। अब आप ये देखें कि फर्ज करें इस यूएस को हम ब्लॉक की फॉर्म में बाहर निकाल लेते हैं। अब देखें कि यूएस के नॉर्थ में क्या है, कनाडा, ठीक है जी। यूएस के साउथ में क्या है, मैक्सिको, ठीक है। और यूएस के ईस्ट में क्या है, देखें यूएस का ईस्ट जो है ये समंदर है, यूएस का ईस्ट ये समंदर है। तो यूएस के ईस्ट में क्या आ जाएगा, अटलांटिक। और इसी तरह यूएस का ये जो वेस्ट पार्ट है, यहाँ पे भी एक समंदर है। मैंने मैप की जो पहली वीडियो बनाई थी उसमें आपको क्लियरली बताया था, ये है पैसिफिक। ओके, तो अगर हम इस मैप इसको मैं यहां से यूएस को जूम करूं, अगर हम यहां से यूएस को जूम करें तो, और मैं अगर यहाँ पे रफली एक यूएस का मैप बनाए हम बड़ा करके, तो यूएस का मैप कुछ इस तरह बनता है। अब आप देखें, इससे अंडरस्टूड कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि अब अगर ये यूएस है तो यूएस के नॉर्थ में क्या होगा, अल्टीमेट बात है कनाडा। और यूएस के साउथ में क्या होगा, मैक्सिको। यूएस के ईस्ट में क्या होगा, अटलांटिक। और यूएस के वेस्ट में क्या होगा, पैसिफिक, ठीक है। अच्छा, अब जिस तरह जितने भी मेजर ये जो है हमारे पास कॉन्टिनेंट्स हैं, उनमें कोई ना कोई माउंटेन सीरीज होती है। मतलब यहाँ पे एक माउंटेन सीरीज चलती है, उसको हम कहते हैं रॉकीज, ठीक है। और इसी तरह साउथ अमेरिका में भी एक माउंटेन सीरीज चलती है, उसको हम कहते हैं एंडीज। अच्छा, अब देखें, ये रॉकीज माउंटेन सीरीज पूरे नॉर्थ अमेरिका में चल रही है। रॉकीज माउंटेन सीरीज पूरे नॉर्थ अमेरिका में चल रही है और यूएस नॉर्थ अमेरिका में है, तो यूएस के अंदर भी तो ये माउंटेन सीरीज होगी ना, ठीक है ना। अगर नॉर्थ अमेरिका में रॉकीज है और यूएस भी नॉर्थ अमेरिका में है, तो यूएस के अंदर भी तो ये माउंटेन सीरीज होगी ना। तो यहां पे जो है दिस इज माउंटेन सीरीज,
ठीक है, इसको आप कह लें कि दिस इज, यहीं से कह लें कि दिस इज रॉकीज। ठीक है जी। और इसी तरह एक माउंटेन सीरीज यूएस के इस तरफ भी है। ठीक है, एंड दिस माउंटेन सीरीज इज नोन एज एप्लाशन माउंटेन। अब अगर आप यूएस की जियोग्राफी को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं और यूएस को आप जियोग्राफिकल जोन्स में डिवाइड करना चाहते हैं तो ये कोई मसला ही नहीं है। अगर मैंने आपको ये चीजें समझाने में कामयाब हो गया हूं कि यूएस के अंदर क्या क्या किस तरह है, तो जोन्स तो कोई मसला ही नहीं है। अच्छा, अब आप छोटी सी एक चीज ये समझ लें कि जब रिवर इंडस ऊपर से नीचे आता है, हमारा जब रिवर इंडस ऊपर से नीचे आता है तो नीचे आते हुए जब वो मुख्तलिफ चैनल्स में डिवाइड होता है तो वो यहाँ पे एक वैली बनाता है। दिस वैली इज कॉल्ड इंडस वैली। दिस वैली इज कॉल्ड इंडस वैली। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे यूएस में भी यहाँ पे एक सेंट्रल रिवर है जो जाहिर बात है चैनल्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। दिस इज नोन एज मिसिसिपी रिवर। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें यूएस को, तो यूएस का वो वाला पार्ट जो इस एप्लाशन माउंटेन से लेके, इस एप्लाशन जो है वो हाईलैंड से लेके इस अटलांटिक तक है, उसको क्या कहेंगे हम। अब इस बात को भी आप ज्योग्राफी की सेंस में समझे कि अगर यहाँ पे एक पहाड़ है, अगर यहाँ पे एक पहाड़ है और ये सरफेस है, तो ये क्या बनेगी, यहाँ पे स्लोप बनेगी ना। या अगर फर्ज कर लें कि ये माउंटेन है और ये नीचे सरफेस है, तो ये वाला पार्ट क्या बनेगा, एक स्लोप बनेगी ना। तो यूएस को हम इस तरह डिवाइड कर सकते हैं कि अगर ये माउंटेन है, ये एप्लाशन माउंटेन है और ये अटलांटिक ओशन है, तो जाहिर बात है ये सारा एरिया क्या होगा, फिर स्लोपी एरिया होगा, यहाँ पे कुछ स्लोप बनेगी। तो इसलिए वो वाला पार्ट जो एप्लाशन माउंटेन से लेके अटलांटिक ओशन तक है, उस पार्ट को कहते हैं अटलांटिक स्लोप। और जो पहली अमेरिकन की 13 कॉलोनीज एस्टेब्लिश की थी ब्रिटेन ने, वो इसी अटलांटिक स्लोप के रीजन में एस्टेब्लिश की थी। ठीक है जी, जिसके अंदर नीचे यहाँ पे जो फ्लोरिडा का पार्ट है वो स्पेन ने कॉलोनाइज किया था। अच्छा, अब इसी कंसेप्ट को आप यहाँ पे अप्लाई करें। अगर ये रॉकी माउंटेन है, अगर ये माउंटेन मैंने बताया और ये सिर्फ ओशन है, एक सरफेस है, तो ये क्या बनेगा, स्लोप बनेगा। तो इसी तरह अगर ये रॉकीज माउंटेन है और ये पैसिफिक ओशन है, तो ये वाला पार्ट एक स्लोप बनाएगा ना, इसलिए इस पार्ट को कहते हैं पैसिफिक स्लोप। ठीक है। और जिस तरह मिसिसिपी इंडस ने वैली बनाई थी, इस तरह मिसिसिपी यहाँ पे एक वैली बनाता है, एंड दिस सेंट्रल रीजन इज कॉल्ड मिसिसिपी वैली, एंड दिस फोर्थ रीजन इज कॉल्ड एप्लाशन माउंटेन, एंड फिफ्थ इज कॉल्ड रॉकी माउंटेन रीजन। तो अगर हम इस तरह इसको डिवाइड करें तो यूएस तो 5 रीजन में डिवाइड हो गया। नंबर 1 अटलांटिक स्लोप, नंबर 2 पैसिफिक स्लोप, number 3 Mississippi Valley, number 4 is Appalachian Mountain, and number 5 is Rockies Mountain. आपने ये 2 चीजें जिंदगी में पढ़ी होंगी ना, एक होती है फॉरेन पॉलिसी और एक होती है डिप्लोमेसी। ठीक है जी। फॉरेन पॉलिसी ये है कि अगर असलम है, ए उसको बशीर के साथ, बी के साथ अगर अपने तल्लुकात किस तरह डिफाइन करने हैं कि इसके साथ लड़ाई रखनी है या इसके साथ सुलह रखनी है, ये इसका पड़ोसी है, तो ये असलम की बशीर के साथ फॉरेन पॉलिसी है। सिंपल टर्म में समझाता हूं, इसको मजीद सिंपल कर लेते हैं। असलम बशीर का पड़ोसी है,
या असलम कहीं और भी रहता है, तो आया कि बशीर के साथ उसने कॉपरेशन करनी है या लड़ाई करनी है। तो ये बशीर की फॉरेन पॉलिसी है। अब अगर यहाँ पे बशीर के साथ उसने सुलह रखनी है तो कभी इसके घर गुलाब जामुन भिजवाएगा, कभी लड्डू भिजवा देगा, कभी कुछ कर देगा, कभी कुछ कर देगा, ताकि मेरे ताल्लुकात इसके साथ स्मूथ रहें। तो वो मीन्स जिनको यूज करके असलम बशीर के साथ ताल्लुकात ठीक करेगा, उन मीन्स को कहते हैं डिप्लोमेसी। फॉरेन पॉलिसी क्या है कि ताल्लुकात ठीक रखने हैं। डिप्लोमेसी क्या है कि वो ताल्लुकात ठीक रखने में कौन कौन से मयर्स लेने हैं। कभी गुलाब जामुन भिजवाने हैं, कभी रसगुल्ले भिजवाने हैं, कभी कुछ करना है, कभी कुछ करना है। ठीक है। अगर लड़ाई रखनी है तो कभी डेक का वॉल्यूम ऊपर कर देना है, कभी गाड़ी उसके घर के सामने आके खड़ी कर देनी है, कभी वैसे ही जाते हुए उसके गेट तोड़ देना है। अब फॉरेन पॉलिसी क्या है कि ताल्लुकात ठीक नहीं रखने, तो ये घर के सामने गाड़ी खड़ी कर देना, गेट तोड़ देना, डक का साउंड ऊपर कर देना, ये क्या हो जाएगा, ये उस फॉरेन पॉलिसी को अचीव करने के लिए मीन्स हो जाएंगे। ठीक है। मैं मजीद सिंप्लीफाई करता हूं। अगर कंट्री ए है और कंट्री बी है, अगर कंट्री ए कंट्री बी के साथ कैसे ताल्लुकात रखना चाहता है, वो कंट्री ए की होगी फॉरेन पॉलिसी। इफ अकॉर्डिंग टू न्यू रियलिज्म, ठीक है, अगर ये चाह रहे हैं कि हमारी यहाँ पे कॉपरेशन हो तो क्या होगा, गुडविल एम्बेसडर जा रहे होंगे, कल्चरल जो है वो ऑर्गेनाइजेशन चल रही होंगी, ठीक है, आनिया जानिया बेहतरीन मजेदार काम लगा होगा। ठीक है। अब वो जो सारे मयर्स कर रहा होगा ए टूवर्ड्स बी, वो उसकी क्या हो जाएगी, वो उसकी डिप्लोमेसी हो जाएगी। अब मेरी बात सुनो, अगर असलम अमीर है और बशीर बेचारा गरीब है, ठीक है ना, तो असलम क्या करेगा, बदमाशी करेगा ना। लेकिन असलम बदमाशी किस किस चीज के बेसिस पे करेगा। अब गरीब बंदा तो नहीं ना बदमाशी कर सकता, ठीक है ना, गरीब बंदे की तो कोई बदमाशी नहीं ना होती। असलम की बदमाशी किसी बेसिस पे होगी ना, असलम की बदमाशी किसी बेसिस पे होगी ना, तो वो जो बेसिस है इसका, वो इसके पास इसके रिसोर्सेज होंगे। जो असलम की बदमाशी है उसकी जो बेसिस होंगी, वो इसके पास क्या होंगे, रिसोर्सेज होंगे। इसलिए प्यारे बच्चों, कोई भी कंट्री तब तक सुपर पावर नहीं बन सकता, तब तक बदमाशी नहीं कर सकता, जब तक उसके पास नेचुरल रिसोर्सेज ना हो। और अगर आप इसको यूएस के कंटेक्स्ट में देखें तो आप ये देखें कि यूएस के पास वंडरफुल नेचुरल रिसोर्सेज किस तरह है कि इधर क्या है, पूरी एक लाइन है जिसके साथ समंदर है। इधर क्या है, पूरी एक लाइन है जिसके साथ एक समंदर है। ठीक है। और दरमियान में क्या है, माउंटेन्स, मिनरल्स। इधर क्या है, ग्रेट प्लेन्स हैं जहां पे जबरदस्त किस्म की एग्रीकल्चर। ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो जब कोल्ड वार चल रही थी, उस कोल्ड वार में रशिया को राजी करने के लिए, सॉरी यूएसएसआर लिखूंगा मैं ज्यादा बेहतर टर्म है, क्योंकि तब कोल्ड वार में दो ब्लॉक्स थे, उसमें यूएसएसआर था, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। तो यूएसए क्या करता था, इवन कि ये एक मीन है, ये एक मीन था कि कभी कभी कॉपरेशन के लिए जब ट्रीटी करनी थी, साल्ट करनी थी ट्रीटी, या स्टार्ट ट्रीटी करनी थी, उसकी जगह पे इवन के दाने भिजवाता था, ग्रेन्स। और जब लड़ाई करनी है तब असला बारूद। तो इस सारी चीजों के लिए, इस जबरदस्त डिप्लोमेसी के लिए क्या चाहिए, नेचुरल रिसोर्सेज। और अगर आप यूएस की ज्योग्राफी को इस तरह अंडरस्टैंड करें कि यूएस की ज्योग्राफी इज वंडरफुल इन द कंटेक्स्ट, ऑन बोथ साइड्स देयर आर ओशंस, इन सेंटर देयर आर ग्रेट प्लेन्स, रिवर है ना भाई, प्लेन जबरदस्त,
और ऑन दिस साइड इज Appalachian माउंटेन मिनरल रिसोर्सेज, ऑन दिस साइड इज रॉकीज माउंटेन मिनरल रिसोर्सेज। ठीक है बच्चों, इसी तरह अगर हम चाहते हैं कि हमारा पाकिस्तान भी जो है वो चीजों को अपने हिसाब से अरेंज करे, ये ना हो कि यूएस कहे जानी आ जा हम उसके पास चले जाएं, कहे जानी दफा हो जा हम दूर चले जाएं, वो कहे जानी आ जा हम चले जाएं, कहे जानी बैठ जा हम बैठ जाएं, वो कहे जानी दफा हो जा हम फिर दफा हो जाएं। अगर हम चाहते हैं कि ये चीज ना हो, उसके लिए हमारे पास भी जो रिच नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको हमें एक्सप्लॉइट करना होगा, और इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि जब हम अपने नेचुरल रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करके वन ऑफ द टॉप नेशन बनेंगे। ये कुछ छोटे छोटे से यार कॉन्सेप्ट्स थे, आई होप आप लोगों को कवर जो है समझ आ गई होगी। तो मुझे बता दीजिएगा अगर कोई आपको यूएस आ गया, कोई भी वर्ल्ड अफेयर्स में लाइक आईआर में या यूएस हिस्ट्री में कोई मुश्किल टॉपिक लगता है तो मैं उसके ऊपर भी फर्दर वीडियोस बनाता रहूंगा जी। थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। मेरी क्लासेस का मोड भी तकरीबन यही होता है कि इसी तरह ही फ्लो चार्ट्स वगैरह बना के और ये बाद में क्लास में बच्चों के साथ शेयर भी हो जाते हैं ताकि उनका कोई पॉइंट वगैरह मिस हो गया तो उनको समझ आ जाए। थैंक यू सो मच। मैं अपना पेज देखता हूँ कभी कभी तो बड़ी खुशी होती है आप लोगों की ढेर सारी दुआएं देख के, तो शायद ये दुआएं ही हैं कि जो इंसान को दूसरों से डिफ्रेंशिएट कर देती हैं। तो उन ढेर सारी दुआओं के लिए बहुत शुक्रिया और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।